मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो अच्छा लग रहा है आप लोग वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट या पादपों में परिवहन। तो उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम, अपने गाँव का नाम, अपने कस्बे का नाम या जहाँ से भी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देख पा रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं और कितने लोग देख रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को फिर से शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जीव विज्ञान में पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, और उसमें जो पढ़ने वाले हैं आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं पादपों में परिवहन या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊँगा 4 प्रकार के जल के बारे में बताऊँगा और जड़ की आंतरिक संरचना के बारे में बताऊँगा, और बाकी चीज़ें इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। मेन हेडिंग यही है हम लोगों का 10th के क्लास में। तो चलो वीडियो को स्किप मत करो, इसको देखो। पहले मैं थोड़ा सा सॉइल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक, मृदा। तो सबसे पहले मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, उसे कहते हैं पेडोलॉजी। सीधे सीधे याद रखो कि मिट्टी के अध्ययन को हाई स्कूल में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में दे देता है सीधे कि मृदा का अध्ययन या सॉइल की स्टडी क्या कहलाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। दूसरी बात, मिट्टी में कितने प्रकार के जल पाए जाते हैं। तो मिट्टी में टोटल 4 प्रकार के जल पाए जाते हैं। ठीक, उन 4 प्रकार के जल को हम लोग क्या कहते हैं। पहले प्रकार के जो जल है उसको कहते हो क्रिस्टलाइन वाटर, या इसे कहते हो क्रिस्टलीय जल। क्रिस्टलीय जल। ठीक, दूसरे प्रकार के जल को कहते हो हाइग्रोस्कोपिक वाटर, या इसे कहते हो आर्द्रता जल। आर्द्रता जल। ठीक, तीसरे टाइप के जल को कहते हो ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर, या इसे कहते हो गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल। और चौथे प्रकार के जल को कहते हो कैपिलरी वाटर, या इसे कहते हो केशिका जल। केशिका जल। गर्मी हालत खराब कर देगी। 1 मिनट का समय तो बस, ज़्यादा नहीं। तब तक जो बोर्ड पे उसको लिखो। यार गवर्नमेंट ने भी तो हाई अलर्ट जारी कर ही दिया है गर्मी को लेके। चलो, तो मिट्टी में टोटल सबसे पहले मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। मिट्टी में टोटल कितने प्रकार के जल, 4। क्रिस्टलीय जल, आर्द्रता जल, गुरुत्वीय जल और केशिका जल। अब इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ये। मान लो कह रहा है कि ये मिट्टी के कण है। क्या है ये, मिट्टी के कण। तो यदि मिट्टी के कणों में रासायनिक रूप से, कणों में कह रहे हैं हम, ठीक है ना, कणों के बाहर वगैरह नाम नहीं ले रहे हैं, मिट्टी के कणों में जल हो, मतलब ये जल कहाँ है, मिट्टी के कणों में। ये जल जो है वो कहाँ है, मृदा में, मिट्टी के कणों में है, तो उसे कहोगे क्या, क्रिस्टलीय जल। क्रिस्टलीय जल पहला। दूसरा, यदि यह मिट्टी के कण हैं तो मिट्टी के कणों के बीच में ये जो खाली स्थान है, ठीक है ना, ये जो स्पेस है या खाली स्थान है, इसमें जो जल है वो जल वाष्प के रूप में है। किस रूप में है, वाष्प के रूप में। तो वाष्प, जल वाष्प के रूप में, तो उस जल को बोलोगे आर्द्रता जल। आर्द्रता जल। यदि यह मिट्टी का कण है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण
वह जल इतना नीचे चला गया है कि जो पौधों की जड़ से बहुत दूर है, तो इसलिए इसे बोलोगे ग्रेविटेशनल वाटर या गुरुत्वीय जल। क्या बोलो? गुरुत्वीय जल। ये जो वाटर है ग्रेविटी का कारण कहाँ चला गया? काफ़ी नीचे चला गया। ठीक। और चौथे प्रकार का जो जल है, यदि यह मिट्टी का कण है मान लो, ठीक है ना, तो मिट्टी के कणों के बीच जो खाली स्थान है वहाँ पर वो जल तरल पदार्थ के रूप में है। किस रूप में है? तरल पदार्थ के रूप में। तरल पदार्थ के रूप में क्या है? जल। तो उस जल को कहोगे केशिका जल। तो चारों प्रकार के जल को आप समझ लोगे। ठीक। क्रिस्टलीय जल किसे कह रहा हो? वर्षा का वह जल जो मिट्टी के कणों में उपस्थित होता है, उस जल को क्या कहते हो? क्रिस्टलीय जल। वर्षा का वह जल जो मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित खाली स्थान में वाष्प के रूप में पाया जाता है, उसे कहते हो आर्द्रता जल। और वर्षा का वह जल जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भूमि के निचली सतह में चला जाता है, तो उस जल को कहते हो गुरुत्वीय जल। और वर्षा का वह जल जो मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित खाली स्थान में तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है, उसे कहते हो केशिका जल। और इन चारों प्रकार के जल को मिला के हम कहते हैं होलार्ड, जो कि एक बार हाई स्कूल में ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि होलार्ड किसे कहते हैं। तो मृदा में या भूमि में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं। और यह जल कैसा होता है? चार प्रकार का। क्रिस्टलीय जल, आर्द्रता जल, गुरुत्वीय जल या केशिका जल। अब चारों प्रकार के जल को तो समझ ही सकते हो। अब कह रहा है कि अगर यहाँ पर कोई पौधा हम बनाए ऐसे, ठीक, मान लो ये उसकी लीफ या पत्तियाँ जो भी बनाओ, तो नीचे तो उसका मिट्टी में क्या हो जाएगा? जड़ ही जाएगा। तो जो जड़ है वो मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित खाली स्थान में विकसित होगा, मिट्टी के कणों के तो अंदर घुसेगा नहीं। इसलिए यह जल पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाएगा। ये वाष्प के रूप में है, तो अगर यहाँ पौधा भी बना ही लो, उसके जड़ भी यहाँ विकसित हो ही रहे हैं, तो वो वाष्प को थोड़ी अवशोषित कर पाएंगे। तो वह जल भी पौधे अवशोषित नहीं कर पाएंगे अपने जड़ों को, क्योंकि वो जल किस रूप में है? वाष्प के रूप में। तो यह जल भी पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। और ये इतना ज़्यादा नीचे चला गया है कि पौधे के जड़ ही वहाँ तक विकसित नहीं होंगे। तो जब पौधे के जड़ ही वहाँ तक विकसित नहीं होंगे तो वो क्या होगा? जल भी नहीं अवशोषित कर पाएंगे, तो वह जल भी पौधों को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर कोई पौधा विकसित हो रहा है, उसके जड़ विकसित हो रहे हैं, तो ये मिट्टी के कणों के बीच में फैलेगा ही अपने खाली स्थान में। तो ये उस जल को क्या करेगा? अवशोषित कर पाएगा, क्योंकि ये तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसलिए इस जल को पौधे क्या करते हैं? अवशोषित कर पाते हैं। तो कितनी बातें अभी हम लोग पढ़ चुके हैं टोटल? मृदा, सॉइल की स्टडी या मृदा की स्टडी या अध्ययन क्या कहलाती है? पेडोलॉजी। मिट्टी में टोटल कितने प्रकार के जल पाए जाते हैं? तो चार प्रकार के। क्रिस्टलाइन वाटर या क्रिस्टलीय जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रता जल, ग्रेविटेशनल वाटर या गुरुत्वीय जल, कैपिलरी वाटर या केशिका जल। वर्षा का वह जल जो मिट्टी के कणों में उपस्थित होता है उसे क्रिस्टलीय जल कहते हैं। यह जल पौधों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। वर्षा का वह जल जो मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित खाली स्थान में वाष्प के रूप में पाया जाता है, उस जल को आर्द्रता जल कहते हैं। और यह जल भी पौधों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। गुरुत्वीय जल, वर्षा का वह जल जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भूमि के निचले सतह में प्रवेश कर जाता है और पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता, उसे क्या कहते हो? गुरुत्वीय जल। और केशिका जल किसे कहोगे? वर्षा का वह जल जो भूमि के या मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित खाली स्थान में तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है और पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, उस जल को कहते हैं केशिका जल। और मिट्टी में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको लिखो, 30 सेकंड का समय दे रहा, तब तक गर्मी से राहत ले लिया जाए। 1 मिनट का समय दो तो पानी भी पी लें हम। 1 मिनट, तब तक लिखो लिखो लिखो, वीडियो को भगाओ नहीं, फॉरवर्ड मत करो। चलो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है।
गर्मी बहुत ज़्यादा झेला रहा है यार। पढ़ाई पे ध्यान दो, गर्मियों की छुट्टियां एकदम एंजॉय करने पे मैं ना तुलो। उन छुट्टियों में भी एक छोटा सा टाइम फिक्स रखो ताकि उस टाइम में क्या कर पाओ, पढ़ पाओ, नहीं तो सब साफ हो जाएगा, छोड़ दोगे पढ़ाई वगैरह। तो देखो, मान लो ये किसी पौधे का तना वगैरह है, तो उसमें उसकी शाखाएं भी होंगी, सब ब्रांचेस भी होंगी, पत्तियां भी होंगी, सब चीज़ें होंगी, मिट्टी है, जड़ भी होगा, और उसमें जो रेशे होते हैं वो भी होगा। और जो मिट्टी का कण है वो तो रहेगा ही ऐसे ही चारों तरफ, ठीक है ना, पूरा फैला होगा इधर भी, ठीक। तो इसको क्या कह रहा हो, सॉयल पार्टिकल, या इसी को बोलोगे क्या, मिट्टी के कण, ठीक। ये हो जाएगा स्टेम या तना, ये है लीफ या पत्ती, ठीक। ये हो जाएगा रूट, या ऐसे कहोगे जड़, और ये हो जाएगा रूट हेयर या मूल रोम। भाई साहब गर्मी ऐसा हो रहा है ना कि समझा भी नहीं पाएंगे। और ये जड़ का ऊपरी भाग एकदम, जिसको कहते हो रूट कैप या मूल गोप। चलो इतना बनाओ फटाक से, ठीक। तब तक वही काम, पसीना पोंछना। देखो, इतना बनाने के बाद अब क्या कर रहा हो, जड़ को सीधे ऐसे काट रहे हो, क्षैतिज काट में। और काटने के बाद जब यहाँ देखोगे तो ये तुमको ऐसे दिखेगा, थोड़ा सा मान लो फिगर बड़ा हो गया। और इसमें तो उसके रूट हेयर रहेंगे ही, वो तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। ऐसे देखिए, ये क्या है, रूट हेयर या मूल रोम। अभी लिखे हुए यहाँ पे, कहाँ लिखे, ये वाला हिस्सा। और ये वाला तो वही है, रूट कैप या मूलगोप, ठीक। अब कह रहा है ये कि अगर हम इतने हिस्से को ऐसे, इतने हिस्से को काट लें और उतने हिस्से को हम कहाँ देखें, माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी में, तब वो कैसा दिखेगा। तो जो मैं अब फिगर यहाँ बनाने वाला हूँ उसी के बारे में बनाऊंगा और उसको फिर फिगर को समझा लूँगा। तो देखो, सबसे पहले ऐसे बना लेना समझने के लिए, ठीक। और यहाँ पे भी एक संरचना ऐसे कर लेना ताकि फिगर अच्छा बन भी जाए और दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। देखो, ठीक। प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम में अच्छे से फिगर बनाना, और पेंसिल से मत बनाना, पेन से ही बनाना, दिखने में भी अच्छा लगता है। और पेन से भी बनाना तो 25 प्रकार के पेन मत ले जाना, कलर, ठीक। चलो यहाँ एक और बना लो, रूट हेयर, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया एक स्ट्रक्चर, साथ में बनाते चलो तो याद भी रहेगा, ठीक। और ये इसमें होते हैं पैसेज सेल, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर कुछ सेल्स होंगे ऐसे, बीच बीच में, तो उसको भी भर लो। गर्मी तो रुला ही रहा है, मेरे टी शर्ट से पता ही चल रहा होगा।
चेहरा तो देख ही रहो, चाहे पसीना हो या ना हो, वो भयानक ही होता है। ठीक, चलो इतना बनाओ, ठीक है। अब आ जाओ अंदर की तरफ जो बनाना है, साथ में बनाते चलो, बोर मत होना। ठीक, देखो केवल इतने हिस्से को बाहर ऐसे निकाल लियो, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं नाम लिखने वाला हूँ और उसको समझना। बाहर पर जो ये पतले पतले निकल रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, रूट हेयर, या इसी को क्या कहते हो, मूल रोम। ठीक, और जो बाहर ये ब्लैक कलर का लेयर बनाए हो इसे कहते हो एपिडर्मिस। एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब त्वचा, तो इसीलिए कहते हो इसको बाह्य त्वचा। कोई दिक्कत नहीं। इस बीच वाले हिस्से को जो नीला वाला गोल गोल किए हो, इतने हिस्से को कहते हो कॉर्टेक्स, या इसे कहते हो वल्कुट। ठीक, अंदर की तरफ जो ये लेयर है एक ब्लैक कलर का, उसे कहते हो इंडोडर्मिस। इंडो मतलब अंदर, डर्मिस मतलब स्किन या त्वचा, इसलिए इस आवरण को कहोगे अंतः त्वचा। ठीक, कोई दिक्कत। अंतः त्वचा से सटे जो आवरण है उसे कहोगे पेरीसाइकल। पेरीसाइकल, पेरी मतलब किनारा, साइकिल मतलब एक गोल ऐसे होता है, परिधि, ठीक है ना। और इसके अंदर होता है पैसेज सेल, या इसे कहते हो परिवहन कोशिका, जिसकी सहायता से जल वगैरह क्या होता है, पोषक पदार्थ अंदर आते हैं। तो वो जल अवशोषण कैसे होता है, वो परिवहन कैसे होता है, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक, इसके अंदर यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं उन्हें कहते हो प्रोटो। प्रोटो मतलब पहला, जाइलम या दारू कोशिकाएं, जाइलम की पहली कोशिकाएं जो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई होंगी उसे कहोगे मेटा जाइलम। मेटा मतलब मैच्योर, जाइलम मतलब जाइलम की कोशिकाएं। और कुछ कोशिकाएं ऐसी होंगी जो अभी बन रही होंगी, ठीक है ना, वो भी जो जाइलम से जुड़ी हुई होंगी उन्हें कहेंगे हम फ्लोएम। कहाँ पे लिखें इसको, चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं ऐसे करके, फ्लोएम। तो इतनी संरचनाएं हैं तुम्हारी जड़ की आंतरिक संरचना में। तो इतना बनाओ, तब तक 1 मिनट हम मुंह पोंछ लें, फिर रिवाइज कर दे रहे हैं। वीडियो को रोक के आराम से अच्छे से बनाना, ठीक है ना। देखो, एक पौधा है जिसका तना बाहर है, पत्तियां बाहर हैं, और उसका जड़ मिट्टी के कणों के बीच में है। ये जड़ का अंतिम भाग है, और ये जड़ का ऊपरी भाग है जिसे रूट कैप या मूल गोप कहते हैं। मेन जड़ है और उसमें जो पतले पतले रेशे निकले हैं वो है रूट हेयर, और वो कहाँ है, मिट्टी के कणों के बीच में। यदि इतने वाले हिस्से को क्षैतिज रूप से हम काट लें तो ये बाहर निकल आएगा, और इतने हिस्से को हम कहाँ बना रहे हैं, बाहर। तो जड़ की बाहरी संरचना को या आवरण को एपिडर्मिस कहते हैं, जबकि बीच में पाए जाने वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, जो इंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के मध्य या बीच में पाया जाता है। इंडोडर्मिस के अंदर की तरफ एक गोलाकार संरचना होती है जिसे कहते हो पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल और इंडोडर्मिस में एक छेद होता है जिसे कहते हो पैसेज सेल, जो जल के परिवहन में सहायता प्रदान करता है। और अंदर की तरफ जो संरचना होती है उसमें प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और फ्लोएम की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो जल अवशोषण में जाइलम और
पोषक तत्वों को या भोजन को शरीर के पौधे के सभी भागों में पहुँचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। तो इतना ज़्यादा है, इससे ज़्यादा डिटेल में 10th की क्लास में नहीं है। और कैसे जल अवशोषित होता है, कैसे नहीं होता है मिट्टी के कणों के बीच में से विसरण की क्रिया द्वारा, ठीक है ना, और टर्जर प्रेशर क्या होता है, ये सब अगले लेक्चर में जल अवशोषण की क्रियाविधि वाले में हम लोग देखेंगे। तो आराम से इसको पढ़िए और वीडियो को अच्छे से बना लीजिएगा। वीडियो कह रहे हैं फिगर को। आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, कोशिश करेंगे कल से लेक्चर को और रात में शूट करने की, क्योंकि रात को तो मौसम ठंडा हो ही जाता है। फिलहाल 12 बज ही रहे हैं, 2-2:30 बजे की बात देखी जाएगी। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय, ख्याल रखना अपना।